सैनिकों का एक समूह जंगल में भाग रहा था। उनके आसपास के साथी एक एक कर रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे। अदृश्य अंधेरे में कोई डरावना राक्षस छिपा हुआ प्रतीत होता है। जब मॉर्क होश में आता है तो पाता है कि आसपास कोई नहीं बचा है और मुसीबत ये कि उसके पैर दलदल में फंस गए हैं। जैसे ही मॉर्क डूबने वाला होता है, एक मोटी बांह बाहर निकलती है। आदमी सोचता है कि उसे बचा लिया गया है, लेकिन अगले ही पल एक विकृत चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है और पूरा जंगल ज़ॉम्बी की चीखों से गूंज उठता है। दरअसल कुछ समय पहले ही जापानी सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी ने थाईलैंड के दक्षिणी तट पर आक्रमण कर दिया था। वहां तैनात युवा सेना के पास कोई लड़ाई का अनुभव नहीं था। घबराहट में वे सभी भागने लगे। हालांकि किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जापानियों द्वारा युद्ध क्षेत्र में छोड़े गए एक लकड़ी के बक्से से एक ज़ॉम्बी निकल आया था। जल्द ही जापानी अधिकारी थाई सेना के उच्च अधिकारियों से मिले और बताया कि ये लैंडिंग सिर्फ उत्तर की ओर जाने के लिए है, ताकि म्यांमार के रास्ते चीन के दक्षिण पश्चिमी इलाके पर हमला किया जा सके। इसके बाद उन्होंने अपना गुप्त हथियार भी दिखाया, एक बायोकेमिकल वायरस से संशोधित ज़ॉम्बी। थाई पक्ष ने आखिरकार समझौता करने का फैसला किया, प्रतिरोध छोड़कर जापानी सेना को रास्ता दे दिया। हालांकि जापानी खुद भी नहीं जानते थे कि वो ज़ॉम्बी लैंडिंग स्थल से भाग गया था। इसलिए उन्होंने तुरंत जंगल में खोजबीन के लिए बड़ी संख्या में सैनिक भेजे। एक टुकड़ी गांव से गुजरते समय चारों ओर अंग भंग शव देखकर तुरंत समझ गई कि जिस ज़ॉम्बी की तलाश है वो आसपास ही है। लेकिन सैनिकों ने ज़ॉम्बी की लड़ाई की क्षमता को पूरी तरह कम आंका। जब वे खाली हाथ लौटकर अपने स्क्वाड लीडर को रिपोर्ट देने गए तो उन्होंने केवल अधिकारी के सिर कर एक नया सिर उगता हुआ देखा। एक दहाड़ के साथ बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी अभी भी स्तब्ध खड़े सैनिकों पर टूट पड़े। दूसरी ओर स्थानीय थाई सेना को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। युद्ध की चपेट में आए गांव में एक भी पूरा शव नहीं दिख रहा था। मुसांग चिंतित होकर इधर उधर देख रहा था। वो युवा सेना के सैनिक मॉर्क का भाई था। अपने भाई की तलाश करते हुए उसने गलती से एक जाल में हलचल देखी। मोसांग जल्दी से रस्सी के सहारे गड्ढे के तल पर उतरा, लेकिन वहां उसने आधे सिर वाला एक ज़ॉम्बी देखा। भले ही उसने लकड़ी की छड़ी से उसका सिर छेद दिया, ज़ॉम्बी फिर भी जीवंत था। आदमी डर के मारे पसीने पसीने हो गया और रस्सी के सहारे भागने का प्रयास किया, लेकिन ज़ॉम्बी ने उसके पैर पकड़ लिए। हड़बड़ाहट में उसने आग सुलगाने वाली एक लकड़ी उठाई और निकलने वाली चिंगारी ने ज़ॉम्बी को तुरंत जला दिया। मुसांग को होश आने में काफी देर लगी और वो तुरंत इसकी रिपोर्ट करने के लिए वापस दौड़ा। इस बीच मुसांग का भाई मॉर्क बेहोशी से उठा, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा था, बल्कि एक सच्चा ज़ॉम्बी बन गया था। उसकी आंखों में मानो आग जल रही थी और उसने तुरंत ही दहाड़ लगाई। इधर थाई सेना के उच्च अधिकारियों ने तुरंत अपने जापानी सहयोगियों के पास जाकर जवाब मांगा, वे मरकर जीवित होने वाले ये राक्षस क्या हैं? जापानी अधिकारी को भी एहसास हुआ कि अब ये छिपाना संभव नहीं है और उन्होंने आंशिक रूप से सच बताया। दरअसल ज़ॉम्बी वायरस पर उनका शोध भी अभी प्रारंभिक चरण में ही था। संक्रमित तेज और ताकतवर होते हैं और पेट भरा होने पर इंसानी चेतना भी बरकरार रख सकते हैं। जापानी कमांडर यासुयुकी, यह संदर्भ के अनुसार सकियाको नाम माना गया है, कि स्वर में धमकी थी, अगर पूरा देश तबाह नहीं होना चाहते तो थाई सेना को यह रहस्य रखना होगा और जापानियों के साथ मिलकर ज़ॉम्बी को खत्म करना होगा। अधिकारी के सहायक मोसांग को यह मानने में कठिनाई हुई। वे ज़ॉम्बी मजबूत हैं, सिर छेद देने पर भी नहीं मरते, उन जैसे सैनिक उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वैज्ञानिक मुस्कुराया और बताया कि ज़ॉम्बी में एक घातक कमजोरी है, उनकी त्वचा से एक अजीब तरल स्रावित होता है जो समय बीतने के साथ स्वतः जलने लगता है। बस नए संक्रमित ना होने दें तो ज़ॉम्बी खुद ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन वैज्ञानिक ने एक घातक समस्या को नजरअंदाज कर दिया, इन ज़ॉम्बी में बुद्धि होती है। मॉर्क को याद आया कि कैसे भूख के कारण उसने अपने ही गांव वालों को क्रूरता से खाया था। वो इस तरह ना तो इंसान और ना ही भूत बनकर जीना नहीं चाहता था। उसने जमीन से एक पिस्तौल उठाई और अपने दुखद जीवन को अंत करने का फैसला किया, लेकिन अगले ही पल उसकी त्वचा से चिपचिपा तरल रिसने लगा और फिर उसके शरीर का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। जैसे ही उसका शरीर स्वतः जलने वाला था, मूल ज़ॉम्बी, जापानी प्रयोग का नमूना, अचानक बाहर आया और मॉर्क को कीचड़ में धकेल दिया। दरअसल इस दौरान बुद्धिमान होने के कारण उसने स्वतः जलने से बचने का तरीका खोज निकाला था, पूरे शरीर को कीचड़ से ढक लेना। इससे अजीब तरल के रिसने को रोका जा सकता था। अगली सुबह मूर्ख फुर्तीला होकर कीचड़ से भरी प्राकृतिक गुफा से बाहर निकला। उसने दूर से उस प्रयोगशाला नमूने को एक छोटी नदी के किनारे खड़े देखा। वो तस्वीर से गंदगी धो रहा था। उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी की छवि फिर से आ गई। अगर युद्ध न हुआ होता तो दोनों खुशी से साथ रह सकते थे। चेरी ब्लॉसम यानी सकुरा के नीचे उसकी पत्नी बेहद खूबसूरत लग रही थी। अफसोस, अब वो खुद इस हालत में आ गया था।
प्रयोग नमूने का दिल टूट गया था। त्वचा पर कीचड़ सूख चुका था, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की और अपने शरीर को छोटी छोटी लपटों में घिरने दिया और स्वतः जलने की उच्च तापमान में राख हो गया। ये सब देखकर मूर्ख बहुत दुखी हुआ। गुफा में लौटकर वो अपने जीवित रिश्तेदारों को याद करने लगा। अन्य ज़ॉम्बी साथियों ने भी उसकी भावना समझी और सभी गांव वापस जाकर चुपचाप अपने परिवारों को देखने का फैसला किया। इस बीच हार न मानने वाले जापानी भी ज़ॉम्बी की तलाश में थे। अधिकारी यासुयुकी ने खुद जोखिम उठाकर खून से ज़ॉम्बी को आकर्षित करने की योजना बनाई, लेकिन इतने बड़े प्रयास के बावजूद सिर्फ एक ज़ॉम्बी फंसा। हालांकि गहन प्रयोग करने के इच्छुक जापानियों के लिए यह पर्याप्त था। ये पुष्टि करने के बाद कि शारीरिक हमलों का ज़ॉम्बी पर कोई असर नहीं होता, यासुयुकी ने उस ज़ॉम्बी के पिता को पकड़ने का आदेश दिया। पिता बेटे के भावनात्मक मिलन के दृश्य को देखते हुए अधिकारी ने आदेश दिया, ज़ॉम्बी के सामने ही उसके पिता को मार डालो। पास खड़े मोसांग से यह देखा नहीं गया। उसने यासुयुकी को बुरा भला कहा। दुर्भाग्य से उसे जल्द ही सहकर्मियों द्वारा वहां से हटा दिया गया। लेकिन तभी पिंजरे से एक दहाड़ सुनाई दी और वो ज़ॉम्बी खुद बाहर आ गया और सहज वृत्ति से अपने पिता के शव को खाने लगा। यासुयुकी ने जल्द ही नियम समझ लिया। भूखा ज़ॉम्बी बिना किसी चेतना का एक जानवर होता है, लेकिन पेट भरा होने पर उसकी भावनाएं एक सामान्य इंसान जैसी होती हैं। उसके दिमाग में एक दुष्ट योजना तुरंत बन गई और इस समय ग्रामीण मर चुके बच्चे का शोक संस्कार कर रहे थे। श्राद्ध अनुष्ठान चल रहा था जब अचानक बड़ी संख्या में विकृत चेहरे वाले ज़ॉम्बी प्रकट हो गए और दुर्भाग्य से कई ज़ॉम्बी भूख की हालत में थे और परिवार को देखने का पहला विचार उन्होंने पूरी तरह भुला दिया था। खूब खा पीकर ही उन्हें फिर से होश आया, लेकिन तब तक ग्रामीण डर के मारे सहम गए थे और जंगल की गहराई में भागने लगे थे। एक छोटी लड़की फिसल गई और डर से ज़ॉम्बी के करीब आते देखती रही जब तक कि उसने एक परिचित आवाज नहीं सुनी। तब लड़की को एहसास हुआ कि उसका पिता वापस आ गया है, लेकिन अगले ही पल जंगल से एक जापानी सैनिक निकला। उन्हें अंदाजा था कि ज़ॉम्बी अपने परिवार को नहीं भूल सकते और वे जरूर वापस आएंगे, इसलिए वे यहाँ पहले से घात लगाए बैठे थे। एक विशाल हार्पून दागा गया, लेकिन वो ज़ॉम्बी को नहीं लगा बल्कि उस छोटी लड़की को लग गया। ज़ॉम्बी ने क्रोधित दहाड़ लगाई और साथ ही जंगल से उसके कई साथी भी प्रकट हो गए। एक भयानक मिलीजुली लड़ाई छिड़ गई। पास ही मोसांग भी आ गया और उसने तुरंत अपने भाई मोर्क, यहाँ यिंका संभवतः मोर्क का ही एक नामांतर है, को देखा। उसने सोचा कि वो पूरी तरह पागल हो गया है और सहज वृत्ति से कई गोलियां चला दी। मोर्क अपने भाई से लड़ना नहीं चाहता था और भागकर एक चट्टान के किनारे पहुंच गया। वो चाहता था कि उसका भाई रुक जाए, लेकिन दुर्भाग्य से उसके सीने में कुछ और गोलियां लग गईं। अपने भाई को चट्टान से गिरते देख मोसांग का दिल टूट गया, लेकिन अगले ही पल उसने भाई ने चट्टान के नीचे से छलांग लगा दी। जब मोसांग फिर से होश में आया तो उसे पता चला कि वो खुद भी ज़ॉम्बी बन गया है। उसने दुख और क्रोध में आकाश की ओर दहाड़ लगाई, जिसने तुरंत सभी ज़ॉम्बी के दिलों में आग भर दी। हालांकि जापानियों की कार्रवाई जारी रही। उन्होंने सभी ग्रामीणों को एक मंदिर में इकट्ठा किया और कहा कि तस्वीर वाले युवा सैनिक शहीद हो गए हैं। उनकी आत्माओं को घर का रास्ता दिखाने के लिए जापानी एक भव्य आत्मा बुलाने का अनुष्ठान करना चाहते हैं, लेकिन उनका असली मकसद था ज़ॉम्बी सेना को बाहर निकालकर एक ही बार में खत्म करना और साथ ही जापानियों द्वारा यहाँ किए गए अपराधों को छिपाना। उन्हें नहीं पता था कि उनकी बातचीत लकड़ी के बक्से में बंद एक ज़ॉम्बी ने सुन ली थी। दूसरी ओर समुद्र की गुफा में भूख के कारण ज़ॉम्बी फिर से एक दूसरे से लड़ने लगे। नए सदस्य मोसांग ने यह सब देखा और लड़ाई में कूदकर लड़ रहे ज़ॉम्बी को अलग किया। उसने कहा कि सभी को एकजुट होना चाहिए। अगर भूख लगी है तो जापानी सैनिकों से निपटें। ठीक उसी समय वह पकड़ा गया ज़ॉम्बी वहां भाग कर आ गया। जापानियों की योजना सुनकर सभी ज़ॉम्बी क्रोधित हो गए और जंगल में जाकर अपने परिवारों को बचाने का फैसला किया। मोसांग ने सुनते ही अंदाजा लगा लिया कि ये जापानियों की जाल है, नहीं तो वह ज़ॉम्बी भागकर कैसे आ सकता था। लेकिन अब लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं थी। जीवित परिवार ही उनकी एकमात्र चिंता थी। आखिरकार मोसांग के नेतृत्व में ज़ॉम्बी चीखते हुए गुफा से बाहर निकल पड़े और इस समय जापानियों ने पहले ही जंगल में चारों ओर जाल बिछा दिया था। बेचारे ग्रामीणों को उन्होंने एक खुले इलाके में धकेल दिया। जब ज़ॉम्बी धीरे धीरे प्रकट हुए तो अधिकारी ने क्रूरतापूर्वक गोली चलाने का आदेश दिया। अपने परिवार को मरते देख ज़ॉम्बी बिना किसी डर के आगे बढ़े और मर रहे अपनों को गले लगा लिया। मोसांग क्रोध से भर गया और उसने सीधे अपनी पत्नी को काट लिया। वह चाहता था कि उसके प्रियजन का जीवन दूसरे रूप में जारी रहे, लेकिन अगले ही पल जमीन से कई सलाखें निकल आईं और उन्हें मजबूती से फंसा लिया। ये जापानियों द्वारा पहले से बनाया गया जाल था, लेकिन उन्होंने ज़ॉम्बी की ताकत को कम आंका था। मोसांग के निर्देशन में सभी ज़ॉम्बी ने मिलकर जोर लगाया और हिंसक तरीके से लोहे की सलाखों को तोड़ दिया। दागी गई गोलियों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ ही मिनटों में जापानी सैनिक एक के बाद एक गिर
गिरने लगे। अधिकारी यासुयुकी ने हालात बिगड़ते देख एक हथगोला फेंका और वहां से भाग गया। जब रात हुई, मोसांग ने ज़ॉम्बी रूपी अपनी पत्नी को देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने सबके सामने अपनी योजना बताई। आसपास के सभी ग्रामीणों को ज़ॉम्बी बना दिया जाए, ताकत बढ़ाकर जापानियों को एक ही बार में खत्म किया जा सके। उसके भाई मोर्क ने सबसे पहले विरोध किया। एक सैनिक का कर्तव्य घर और देश की रक्षा करना है। ज़ॉम्बी का अस्तित्व अपने आप में एक गलती है। वह नहीं चाहता कि उसका भाई इस गलती को और बढ़ाए। एक और ज़ॉम्बी ने भी उसका समर्थन किया। अपने अधिकार को चुनौती देता देख मोसांग आगे बढ़ा और अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन उसकी पत्नी उस आदमी के सामने आ गई। वह अपने पति की यादों में एक सुंदर छवि के रूप में जीवित रहना चाहती थी, न कि इस तरह जीवित रहकर। इस समय मोसांग पूरी तरह अंधेरे में चला गया। उसने अपने भाई के रोकने की परवाह न करते हुए अपने लोगों को आसपास के गांवों पर हमला करने का जबरदस्ती आदेश दिया। और इस तरफ अधिकारी यासुयुकी ने अपनी हार का सारा दोष वैज्ञानिक पर मढ़ दिया। उसे गोली मारकर हटा दिया और गलती से उसकी नोटबुक में ज़ॉम्बी की एक छोटी सी कमजोरी देखी। उसने तुरंत फ्लेम थ्रोअर इकट्ठा करने का आदेश दिया। वह उन घृणित ज़ॉम्बी को एक ही बार में खत्म करना चाहता था। साथ ही मोसांग की दुश्मनों को खत्म करने की योजना भी व्यवस्थित रूप से लागू की जा रही थी। चारा बने ज़ॉम्बी ने जल्द ही बड़ी संख्या में जापानी सैनिकों को गुफा के घोंसले में ले आया। यासुयुकी को अपने हाथ में फ्लेम थ्रोअर होने का घमंड था। वह सोचता था कि उसकी जीत पक्की है, लेकिन उसे नहीं पता था कि गुफा के अंदर रास्ते टेढ़े मेढ़े थे और आग्नेयास्त्रों का कोई खास असर नहीं हो रहा था, जबकि ज़ॉम्बी कहीं भी अचानक प्रकट हो सकते थे। कम संख्या में फ्लेम थ्रोअर जरूर घातक थे, लेकिन हर किसी के पास नहीं थे। कुछ ही झड़पों में जापानी सैनिक लगभग खत्म हो गए। सिर्फ नेता यासुयुकी संघर्ष कर रहा था। आखिरकार जब फ्लेम थ्रोअर का ईंधन खत्म हुआ तो उसे क्रोधित पत्थरों के समूह, यहाँ शित गुण संभवतः ज़ॉम्बी समूह का प्रतीकात्मक उल्लेख है, ने निगल लिया। सभी जापानियों को खत्म करने के बाद मोसांग ज़ॉम्बी समूह को लेकर गुफा से बाहर निकला, लेकिन मोर्क ने फ्लेम थ्रोअर लिए गुफा के मुहाने पर उन्हें रोक लिया। बिना किसी शब्द के वह अपने भाई का मतलब समझ गया। अगर ज़ॉम्बी गुफा से बाहर निकले तो वायरस पूरे देश में फैल जाएगा। जब मोर्क ने आग की लपटें छोड़ी तो जलता हुआ मोसांग दूसरे ज़ॉम्बी पर झपट पड़ा। निसंदेह मोर्क ने भी अकेले जीने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि अपने भाई के कदमों का अनुसरण करते हुए आग में कूद पड़ा। यही थी रिवाइवल वॉर की कहानी। ये ज़ॉम्बी फिल्म निश्चित रूप से अलग हटकर है। ज़ॉम्बी के नजरिए से घर और देश की रक्षा की भावना को दर्शाती है और भावनाओं का चित्रण भी बहुत सूक्ष्म है। लेख की सीमा के कारण आची शान ने संभवतः समीक्षक या कथावाचक ने कई याददाश्त के दृश्य काट दिए हैं, इसलिए मोसांग का अंतिम परिवर्तन थोड़ा अचानक लगता है। पसंद करने वाले दोस्त मूल फिल्म देख सकते हैं, निश्चित रूप से अलग अनुभव होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली बार मिलते हैं।